अगले कार्यक्रम में राजेश सतपुते और प्रशांत सावंत भी शिरकत करेंगे। अगले कार्यक्रम में हमारा हिस्सा बनेंगे 10 कदमदार ट्रेड में श्रीकांत चौहान कोटक सिक्योरिटीज से और अमित सेठ ट्रेडर्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो मेहमान होंगे। इनफैक्ट हमारे साथ गुरमीत चड्ढा होंगे आज, और याद होगा आपको गुरमीत जो थे वो हमारे साथ हमारे बजट पैनल में भी थे, और हमारे जो उस दिन का बजट दिन का जो पैनल था उसमें सुबह से ही हमारे साथ RBC जुड़े हुए थे, तो उनका भी शुक्रिया अदा करना है अभी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली उनका भी शुक्रिया अदा करना है, और उनसे अब जानना है कि आगे क्या करना है। उस दिन तो उन्होंने बहुत अच्छी एडवाइस दी आपको, लेकिन चलिए काम करते हैं, फिर ट्रेड की शो की शुरुआत करते हैं और लेते हैं इस समय की फ्रेश कॉल्स। अपने सभी एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं स्क्रीन पर। राजेश सतपुते जी, प्रशांत सावंत जी जो पिछले शो से हमारे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, उसके अलावा जैसा वीरू ने कहा श्रीकांत चौहान जी और अमित सेठ, इनको भी हम जोड़ेंगे इस शो में। इनफैक्ट अगर हमारे नए गेस्ट जुड़ गए हैं तो पहले उनसे शुरुआत कर लेते हैं। हैं क्या हमारे साथ? ओके, ठीक है, तो एक काम करते हैं, श्रीकांत जी को और अमित जी को जोड़ेंगे 2 मिनट में, लेकिन उससे पहले तो प्रशांत जी, मैं एक बार आपकी वो कॉल देख रहा था सीमेंस वाली। एक बार जरा वो कॉल लेकर आइए वापस स्क्रीन पर। वो अच्छा उसने मोमेंटम दिखाया और आई थिंक 95-96 तक गई थी वो कॉल, और इस समय करीब 81 रुपये पर वो कॉल दी गई थी सीमेंस की, जो 3120 की कॉल थी ना वीरू, 3120 की कॉल थी वो। 3120 की। हाँ, एक बार जरा वो कॉल वापस लेकर आइए, एक बार उसको रिविजिट कर लेते हैं, और उसके अलावा आपकी इस समय की फ्रेश कॉल। जी अनुज जी, मुझे एक स्टॉक काफी वक्त से जो पसंद है वो है कोफोर्ज मिड कैप आईटी। मुझे लग रहा है ये बिल्कुल तैयार है आउट परफॉर्मेंस के लिए, और अभी ये करीबन 4340-42 के जोन में चल रहा है। मैं इसको थोड़ा पोजिशनली स्टॉप लॉस जस्ट 4300 के नीचे रख के, यानी 4290 इस जोन में स्टॉप लॉस रखूंगा। करीबन 1% के आसपास मेरी रिस्क हो जाएगी, और मेरा टारगेट यहाँ से पहला होगा 4440 4440, और 4440 के ऊपर मैं इसको बिल्कुल 4500 तक भी पोजिशनली जाते हुए देख रहा हूं। तो मुझे लग रहा है कि हम इस लेवल में और ऐसे मार्केट में कोफोर्ज में सेफली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, कोफोर्ज में इन्वेस्ट किया जा सकता है, 4700 तक जाने का ये लक्ष्य रखता है। अच्छा, कल बाय द वे परसिस्टेंट ने 52 वीक हाई बनाया था, पहला आईटी स्टॉक जो अब 52 वीक हाई बना रहा है, और हमने लगातार इसकी डिस्कशन की है कि परसिस्टेंट और कोफोर्ज 2 कंपनियां जिनके नंबर्स काफ़ी स्ट्रांग रहे हैं, और यही 2 कंपनियां जो लीड कर रही हैं मिड कैप आईटी की रिकवरी को। अगली कॉल लेने से पहले एक स्टॉक लेकर आइए RBL बैंक का। RBL बैंक अब 170 के ऊपर, 170 पर काफ़ी कॉल राइटिंग थी यहाँ पर, और अब देखिए इसका मूव। एक वजह इसका थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आएंगे जरा 6 महीने का। आपको याद होगा जब पिछली बार बड़ी गिरावट आई थी तभी डबल डिजिट में स्टॉक गया था, और उसके बाद लगातार इस स्टॉक ने रिकवरी देखी वहाँ से। उसके बाद जो बड़ी रैली आई थी वीरो, उसमें करेक्शन आई थी, और वो एग्जैक्टली उसके बाद अपनी ट्रेंड लाइन से घुमा था। ये आज काफ़ी टाइम के बाद 170 क्रॉस कर रहा है। जी हाँ, 170 क्रॉस कर रहा है। अच्छा, इस बार बजाज फाइनेंस के अंदाज थोड़े बदले नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल 6521, और अभी 200 मूविंग एवरेज आई थिंक इसका बजाज फाइनेंस का। एग्जैक्टली इसी ट्रेजेक्टरी में आता है मेरे ख्याल से। प्रशांत, बजाज फाइनेंस को आप कैसे रीड करेंगे? देखिए 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो जिसने ट्रेड लिया 5800 पे, दिलेरी दिखाई, उसे क्या करना चाहिए, और अगर कोई नया फ्रेश एंट्री पॉइंट ढूंढ रहा है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहली बात तो वीरू जी, बजाज फाइनेंस जब ट्रेंड पकड़ता है तो वो काफी महीनों तक चलता है, वो 5 या 10 दिनों तक नहीं चलता है। तो पहली सलाह होगी यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढे, बट इस लेवल पे नहीं ढूंढे। क्यों? क्योंकि अगर हम क्लियरली डेली चार्ट ओपन करें तो आपको दिख जाएगा कि जनवरी के पहले हफ्ते में 4 और 5 जनवरी के बीच 6570 से लेके करीबन 6490 ये गैप रेजिस्टेंस है, तो बिल्कुल जहां पे हम पहुंच रहे। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक डिप अगर हमें मिल जाए, और वो डिप किस लेवल तक होनी चाहिए, तो करीबन 6450 तक अगर हमें एक डिप मिल जाए तो हम इसमें फ्रेश पोजीशन ऐड कर सकते हैं। अभी मेरी सलाह होगी कि जिनके पास पोजीशन हो वो क्लोजली ट्रेल करें। 6450 का जोन है, आप थोड़ी पोजीशन ऐड करें 6400 पे, और अच्छे से ऐड कर सकते हो। आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 6340 का, 6340, और वहां से आप बिल्कुल इसको पोर्टफोलियो बेस्ड इन्वेस्टमेंट के तरीके से बना सकते हो। फिलहाल इस लेवल पे क्योंकि हम गैप रेजिस्टेंस के करीब है, थोड़ा सा मैं कॉशियस रहूंगा और ट्रेल क्लोजली करूंगा। ओके, चलिए ठीक है, तो बजाज फाइनेंस पर ये व्यू। अब श्रीकांत जी को भी जोड़ लेते हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड इस समय की? यस, गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र।
देखिए आज वैसे देखा जाए तो मार्केट का ट्रेंड काफ़ी मिक्स्ड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी में जहाँ पे हमने पिछले कई दिनों में एक अच्छा खासा वीकनेस देखा था, वहाँ पे आज तेज़ी बन रही है और क्लियर कट तेज़ी है, यानी कि प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स, एनबीएफसी सभी में अच्छी तेज़ी बन रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर मोमेंटम है तो मार्केट 17,800 के लेवल्स को सस्टेन करते हुए वापस एक बार रिकवरी कर सकता है। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें तो मुझे लगता है करंट लेवल से हमें लगता है इस लेवल पे भी एक बार बैंक ऑफ बड़ौदा को लॉन्ग किया जा सकता है जो 173 के करीब है, 174 के करीब है। ये स्टॉक हमें लगता है कि 183, 184 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से भी अगर लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस लेवल्स रहेंगे 169 के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि फेडरल बैंक ये एक स्टॉक है जिसे फोकस में रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी डबल बॉटम बना है, काफी अच्छे नंबर्स थे। यहाँ पे भी एक रिकवरी वाला ट्रेंड बनेगा जो तकरीबन 135 से लेकर 137 तक इसे लेके जा सकता है। 129 का स्टॉप लॉस रखें। और बेरिश साइड पे अगर आप देखें तो वहां पे कुछ मेटल स्टॉक्स में वीकनेस बना है। जेएसडब्ल्यू स्टील में एक कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन बन रहा है, यानी कि बेरिश कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन, और एक बड़ी एक रिकवरी के बाद और साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद इसमें गिरावट अगर आती है तो ये स्टॉक वापस एक बार 700 से लेकर 690 के भी लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से जेएसडब्ल्यू को शॉर्ट करें, लेकिन स्टॉप लॉस काफी नजदीक का रखें। 720 के स्टॉप लॉस के साथ जेएसडब्ल्यू को शॉर्ट करके चल सकते हैं। ओके, यहाँ पे मेटल्स में अगर आप देखें जेएसडब्ल्यू स्टील पे आपकी एक शॉर्ट की है। एक बार डेटा लेके आइए, निफ्टी मेटल इंडेक्स क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर। और एक सेकेंड, निफ्टी मेटल इंडेक्स करीब करीब 5804 पे आज फिर अगर आप देखें बैकफुट पे है। इनफैक्ट लास्ट 2 सेशन का जो लो है निफ्टी मेटल इंडेक्स का, उसकी लोअर एजेस पे ट्रेड कर रहा है आपका निफ्टी मेटल इंडेक्स। अमित जी गुड मॉर्निंग। आपके 2 कन्विक्शन ट्रेड्स जिन्हें आप चेस करना चाहेंगे इस वक्त, और इंडस्ट्रीज पे आपका टेक क्या है, क्योंकि अब फाइनली निफ्टी बैंक को लेकर आइएगा। एग्जैक्टली अगर आप देखें अब पैरेलली ट्रेड कर रहा है 20 डे के, और पिछले 5 सेशन का हाई एग्जैक्टली यही है। कैसे अप्रोच करेंगे? जी अनुज जी, मार्केट में बाय ऑन डिप की रणनीति परफेक्टली यहाँ पे काम कर रही है। बैंक निफ्टी का, ऑल्दो बैंक निफ्टी इज इन अ रेंज बाउंड मार्केट, मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स 41,500 फ्यूचर्स पे यहाँ पे एक बाइंग आती है और ऊपर में 42,100 के लेवल्स में प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो मार्केट इज परफेक्टली प्लेइंग विद इन दोज बाउंड्रीज। डिप्स में डेफिनेटली बाय की सलाह है। और निफ्टी का भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो आज के सत्र में भी हमने देखा कि मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग डिप यहाँ पे बाय कर ली गई है, प्रीवियस डे का लो होल्ड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर मोरलेस साइडवेज टू पॉजिटिव है। निफ्टी में भी आशा करता हूं कि 17,930 से लेकर 17,950 के लेवल्स हम देखेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो मुझे टीवीएस मोटर का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। टीवीएस मोटर का चार्ट में जो हमने रिसेंट करेक्शन देखा था उसके बाद हमने देखा कि ऑलमोस्ट स्टॉक एक सेकंड हायर लो बना रहा है। स्टॉक अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल के सत्र में स्टॉक ने 10 डेमा पे सपोर्ट लिया और अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कैश में इसका प्राइस 1060 का है। इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1040 और टारगेट्स लगभग 1090 से लेके 1100 तक के रहेंगे टीवीएस मोटर में। सेकंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज एसबीआई। एसबीआई हम देख रहे हैं एक ट्रायंगुलर पैटर्न से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। 3-4 दिन की रेंज काफी कॉन्ट्रैक्टेड थी विद इन द बजट डे हाई लो, और आज इसमें काफी बुलिश कैंडल बन रही है जिसने अपना 10 डेमा क्रॉस कर लिया। स्टॉक ने 20 डेमा के ऊपर भी रिगेन कर लिया है। तो मुझे लगता है कि इसमें एक अपटिक की पॉसिबिलिटी है। स्टॉप लॉस रखूंगा 545 का और टारगेट्स रहेंगे 570 टू 575 ऑन एसबीआई। ओके, देखिए मार्केट अब इस समय अच्छी खासी रिकवरी के मूड में, और निफ्टी अब रह गया सिर्फ 52 पॉइंट नीचे। तो और बैंकों ने फिर कमान संभाली है मार्केट के लिए, और निफ्टी बैंक इस समय डे हाई पर 41,625 पर निफ्टी बैंक, और वापस कल जो लो से शानदार रिकवरी 41,424 से करीब 200 पॉइंट की रिकवरी अब आपको बैंक निफ्टी यहाँ पर दिखा चुका है। राजेश जी, आपकी फ्रेश ट्रेड्स क्या होंगी? अनुज जी देखिए, नजर तो थी टीवीएस मोटर पे, इन्होंने ऑलरेडी जिक्र किया है, तो यहाँ पे मुझे सिर्फ मैं अपने लेवल दे दूं। मेरे हिसाब से टीवीएस में यहाँ पे 1040 स्टॉप लॉस होना चाहिए। मेरा टारगेट रहेगा 1100 1120 का। तो यहाँ पे बहुत बढ़िया पैटर्न टीवीएस मोटर में आया है। सो आई विल डेफिनेटली लाइक टू रिएटरेट कि यहाँ पे लॉन्ग रखे। दूसरा बाय कॉल जो है वो अगर आप देखें तो हिसाब से आप एम्फोसिस बीएफएल की बात करूंगा। एम्फोसिस ये हमारे रडार पे है, और मुझे लगता है एम्फोसिस में जिस तरह से एक पेनेंट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है, उसके बाद काउंटर इज रेडी फॉर ए शॉर्ट कवरिंग रैली, जो रैली करीबन 2240 तक आएगी।
तो 2150 पे फिलहाल ये है, तो यहाँ पे बाय रखे, 2120 का स्टॉप लॉस। जी हाँ, और एसबीआई की जो हमने स्पॉटिंग की थी उस वक्त एग्जैक्टली वहाँ से आप देखिए एसबीआई कर क्या रहा है। देखिए अभी वो 25 और 27 जनवरी की कैंडल को अगर आप कुछ देर के लिए निकाल दें, क्योंकि उस वक्त तो कंप्लीट पैनिक था, लेकिन उसके बाद जो नॉर्मल सेशंस थे उनका हाई था करीब करीब 559.60, और एग्जैक्टली वहीं पर आज फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जिसे कहते हैं 20 डे में अलाइंड हो रखा है। हमें जरा देखिएगा इसको, आई मीन एसबीआई को, आज का बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका व्यू? जी, इस पे बुलिश व्यू ही है वीरेंद्र जी। इनफैक्ट मैंने अभी इस पे बाय कॉल भी दी है। 10 डेमा क्रॉस कर रहा है, जैसे कि आपने बिल्कुल सही कहा कि बजट डे हाई और 20 डेमा इसका लगभग 565 के आसपास प्लेस है। जिस हिसाब से मोमेंटम मुझे लगता है स्टॉक वहां पे जाना चाहिए, प्रोबेबिलिटी टेक्निकली इसकी काफी अच्छी है। वहां पे एक बार स्टेबलाइज करता है तो मुझे लगता है कि फर्दर अपटिक इसमें एसबीआई में पॉसिबल है। ओके, चलिए कुछ ही देर में गुरमीत जी को भी जोड़ेंगे हम शो में और उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन इस समय मार्केट में काफ़ी अच्छे मूव्स आते हुए कुछ स्टॉक्स में, खासतौर से पिरामल एंटरप्राइजेस और औरोबिंदो फार्मा, ये दोनों स्टॉक्स अब डे हाई पर। लेकिन आज की पॉकेट जो बनकर निकल कर आ रही है मेरे लिए वो है मिड कैप बैंक्स। उसकी शुरुआत की थी आरबीएल बैंक ने, लेकिन अब आप उसमें जोड़ दीजिए सिटी यूनियन बैंक, अब आप उसमें जोड़ दीजिए फेडरल बैंक, और ये क्लियरली एक पॉकेट है जहाँ पर एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस। अच्छा, मिड कैप आईटी में भी बाइंग शुरू हो गई है, एम्फेसिस और फर्स्ट सोर्स वीरो, मुझे याद है पिछले महीने हमने 104 या 105 पर इसकी बात की थी कि ये एक स्टॉक है जिसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया, और अब अगर ये मिड कैप आईटी रैली पिक होगी तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल यहीं पर है, और वहाँ से देखिए क्या ज़बरदस्त मूव इस स्टॉक ने दिखाया। चलिए अब काम करते हैं, अब हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स के CIO गुरमीत चड्ढा जी भी जुड़ गए हैं। गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। मैं सबसे पहले तो आपको फिर से शुक्रिया अदा करूंगा, बजट वाले दिन आपने स्पेशली ट्रैवल किया दिल्ली से मुंबई, हमारे साथ रहे, गेस्ट एडिटर रहे, और 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आप लगातार हमारे साथ रहे, और उसका हमने रिजल्ट देखा है, और नंबर 1 आपका चैनल यूट्यूब पर, तो आप भी उस बधाई के इक्वल पार्टनर हैं, तो बधाई एक्सेप्ट करिए और शुक्रिया हमारी तरफ से। अनुज, बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से। और जैसा मैंने देखा जो हार्डवर्क किया पूरी टीम ने, और जो कंटेंट था मैंने खुद बहुत सीखा उस दिन। इतना डाइवर्स पर्सपेक्टिव, टैक्स को लेके, अलग अलग सेक्टर्स को लेके, अपने पॉकेट्स को लेके, बहुत ही बैलेंस था। मेरी अपनी लर्निंग बहुत बहुत अच्छी हुई। चलिए, तो बस अब उम्मीद करेंगे कि इसी तरीके से हम अपने दर्शकों की भी लर्निंग्स और आगे बढ़ाते रहें और आप उसमें हमारी मदद करते रहें। गुरमीत जी, मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है अब इस समय? एक काफ़ी मार्केट ने वॉलेटिलिटी देखी है, लेकिन अब लग रहा है मार्केट की थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है और अब रेडी टू मूव ऑन। अनुज, थोड़े से साइंस हैं कंसोलिडेशन के। थोड़ा एफआईआई सेलिंग भी अमाउंट आप देखिए थोड़ा पिछले 3-4 दिनों में कम हुआ है। मेरा ये मानना है कि पूरा सिग्नल तो मार्केट कभी देता नहीं है, पर जब हमें थोड़ा सा ग्लोबल बॉन्ड यील्ड्स में स्टेबिलिटी दिखेगी, थोड़ा सा यूएस में कल बॉन्ड यील्ड्स फिर से एकदम से ऊपर गई फेड कमेंट्स के बाद, तो मुझे लगता है प्रॉपर स्टेबिलिटी आएगी। एक क्राइटेरिया हमें थोड़ा सा देखना है। दूसरा, मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये जो नेगेटिविटी है सिस्टम में अदानी ग्रुप को लेके, थोड़ा सा उनका जो एक्सपोजर है बैंक्स में, थोड़ा सा अगर आप बैंक निफ्टी में स्टेबिलिटी देखेंगे तो मेरे हिसाब से ये 2 ट्रेंड हमें मॉनिटर करने चाहिए। एक बॉन्ड यील्ड्स मॉनिटर करनी चाहिए यूएस की, दूसरा हमारा अपना बैंक निफ्टी, और ये जो मूवमेंट्स हो रही है शार्प, अगर ये स्टेबल हो जाएगी। बट मुझे लग रहा है काफी हद तक कि बाजार कंसोलिडेशन रेंज में है, और रिटेल फ्लोज अनुज अच्छे हैं। हमने सिप के नतीजों में देखा, मैं खुद बहुत रिटेल बिजनेस ट्रैक करता हूँ कंप्लीट सर्कल में, रेजिलियंस बना हुआ है फिलहाल, जबकि पिछले 12-18 महीने का रिटर्न कुछ खास अच्छा नहीं है निवेशकों का। अच्छा गुरमीत, एक चीज़ है, आई मीन आपने फेड को सुना, आपने यील्ड का जिक्र किया, आपने आरबीआई की पॉलिसी देखी, एक हंट या फिर एक बाजार एक दिशा लेने की कोशिश कर रहा था या मन बना के बैठा था शायद कि हम अब रेट हाइक के अंतिम पड़ाव में हैं और शायद मोस्ट प्रॉब्ली अप्रैल जो है वो अंतिम पड़ाव होगा, लेकिन इस बार की पॉलिसी में ये तो नहीं लगा कम से कम कि ये अंतिम पड़ाव है। आपका व्यू क्या है इन दोनों पॉलिसी से? क्या वो एक सेंस मिलना टर्मिनल रेट का या फिर रेट हाइक की प्रोसेस का एक टॉपिंग आउट जो है वो शुरू हो गया है? क्या वो हंट अभी भी दूर है काफ़ी?
मुझे नहीं लगता है अरविंद। आप देखिए यूएस में भी अगर आप देखेंगे क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग $1 ट्रिलियन है। स्टूडेंट लोन $1 ट्रिलियन के ऊपर है। उनका अपना डेट सीलिंग हिट लगभग हो गया है। मुझे लगता है कि बियॉन्ड एक्सेसिव टाइटनिंग के और परिणाम अलग हो सकते हैं। और ये हमने देखा है 2008 में, मतलब 13 रेट हाइक हुए थे, हालांकि छोटे छोटे रेट हाइक हुए थे 2003 से 7 में। तो एक बड़ा क्रेडिट इवेंट होने का रिस्क बढ़ जाता है। इंडिया में भी अगर आप देखिए रियल रेट काफी अच्छा पॉजिटिव है। मुझे लगता है हम प्राइस स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा हाइक कर रहे हैं, और सेंट्रल बैंक को थोड़ा सा निम्बल फुटेड होना पड़ेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा है कि आपको बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। मेरा ये मानना है आपको इन्फ्लेशन में बहुत तेजी से गिरावट दिखेगी अगले 2 से 3 महीने में। और अगर आप बेसिक चीजें ट्रैक करेंगे यूएस की भी, रिटेल सेल्स ट्रैक करिए, अमेजॉन या नाइकी के नंबर्स ट्रैक करिए, आपको स्लो डाउन दिखेगा, और थोड़ा लैग इफेक्ट से आता है। मेरा ये मानना है कि हम इंडिया में एटलीस्ट हम पीक आउट हो गए हैं। यूएस में शायद एक आध रेट हाइक हो रहा सकता है। तो हम ऑलमोस्ट टॉपिंग अप की सिचुएशन में। एक्सेसिव टाइटनिंग बड़ा क्रेडिट इवेंट का रिस्क क्रिएट कर देगी। अच्छा गुरमीत, एक क्लियरली क्योंकि आपने नैस्डैक की बात छेड़ दी है, आईटी स्टॉक्स में अच्छी खासी हमने रिकवरी देखी है। इनफैक्ट पूरी डिक्लाइन से कब 50% से ज़्यादा रिकवर हो चुके हैं आईटी स्टॉक्स, और कुछ स्टॉक जैसे परसिस्टेंट और कोफोर्ज में तो उससे भी ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है। अब क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? बाजार अनुज आप देखिए डिफरेंशिएट भी कर रहा है आईटी में। आप देखिए जहां नतीजे अच्छे आए मिड कैप आईटी में, जैसे केपीआईटी का नतीजा बहुत अच्छा आया। उन्होंने 6-7% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिया, नए लेबल्स ऐड हुए, टेक्निका वाले टाइप रेवेन्यू एक्रीटिव है। 840 आज 850 का नया हाई बनाया उसने। परसिस्टेंट के नतीजे बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट उसके टॉप 2-3 क्लाइंट्स डीग्रो करने के बावजूद बहुत अच्छी ग्रोथ आई। डील विन मोमेंटम अच्छा था। हमने देखा अभी टीसीएस को एक सबसे बड़ी डील मिली यूके इंश्योरर से। तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं काफी हैं, जो सीटीओ हैं सीनियर पोजीशंस में आईटी में, काफी ज्यादा जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन डील्स है उसमें तेजी है, उसमें अच्छी कंपनीज को जो है फायदा देखने को मिल रहा है। और जो रन ऑफ द मिल आईटी सर्विसेज कंपनी है, सिंपल आईटी सर्विसेज है, वहां पे शायद आपको थोड़ा सा सॉफ्टनेस है, तो वो आपको भाव में भी दिखेगा। तो मुझे लगता है ये डिफरेंशिएशन वाला साल है। और वैल्यूएशन थोड़े से अभी भी रिच है, मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत रीजनेबल है, पीछे काफी रीजनेबल हो गए थे। तो थोड़ा सिलेक्टिव रहने की जरूरत है। हमारी कवरेज लिस्ट में हमारे पास इन्फोसिस है, एचसीएल टेक है, लार्ज कैप में टीसीएस है, मिड कैप में हमारे केपीआईटी है, टाटा एलेक्सी है, परसिस्टेंट है, और एलटीआई माइंडट्री भी है। मैं उसे मिड कैप नहीं बोलूंगा मर्जर के बाद। हाँ नहीं, वो तो खैर अब 5वीं सबसे बड़ी आईटी कंपनी बन जाएगी, टेक महिंद्रा से भी थोड़ा आगे निकल जाएगी एलटीआई माइंडट्री। थोड़े से शॉट्स आपने देखे अभी स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री मोदी जी पहुंच चुके हैं लखनऊ, और वो जो समिट है उसका इनॉग्रेशन कर चुके हैं वो। और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर वो शॉट्स, साथ में आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी देख सकते हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी भी वहाँ पर। और ये क्या इलेक्ट्रिक कार है या छोटी सी इलेक्ट्रिक कार लग रही थी? हाँ इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक मतलब व्हीकल तो था क्लियरली, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और ये जैसे मैंने कहा, ये देखिए ये वो जो छोटी सी कार काफ़ी क्यूट लग रही थी एक्चुअली वो। तो ये कंपनी कौन सी? आपको मालूम है किया ने भी ऑटो एक्सपो में इस बार ऐसी एक गाड़ी, हाँ वही इसीलिए मैं उसीलिए देख के थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं वही तो नहीं है ये। काफ़ी मुंबई के लिए अच्छी हुई है। जरूरी है, बहुत ज़रूरी है ऐसी, अगर आ जाए मुंबई में तो बस। हालांकि मुंबई में भी थोड़ा मेट्रो पे जो काम हुआ है थोड़ा सा एक बार होपफुली, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, आप कितना भी काम कर लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, ट्रैफिक फिर भी बढ़ता ही रहता है। दिल्ली में भी मैं देख रहा था काफ़ी ट्रैफिक। आपने गौर किया होगा, मैं इस बार जब मुंबई से रिटर्न कर रहा था, रात को 11 बजे मैं टर्मिनल 2 से बाहर निकला। एक ज़माना था हम सोचते थे यार T3 T2 की इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें, वो भी आपको भरी नज़र आती हैं, वो भी भरी नज़र आती हैं। तो कितनी भी चौड़ी सड़कें हों, गाड़ियाँ वो जो स्पेस होता है घेरी लेती हैं। आपकी स्क्रीन पर आप देखें विजुअल्स, प्रधानमंत्री इससे अगर आप देखें दूसरे समिट में, और वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, वहाँ पे जो इस वक्त की जो पूरी की पूरी अगर आप देखें प्रक्रिया उसको समझाते हुए जो मॉडल्स रखे गए हैं। और ये पूरे दिन अगर आप देखें जो यहाँ से विजुअल्स आएंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री के, और साथ ही साथ अगर आप देखें सभी इंडस्ट्रीज जो पहुँच रहे हैं, जिसमें श्री मुकेश अंबानी भी हैं, चेयरमैन रिलायंस के, वो विजुअल्स आप CNBC आवाज़ पर देखते रहेंगे। आपकी स्क्रीन पर निफ्टी थोड़ा संभला, बट स्टिल अगर आप देखें एक 17,829 की रेंज में एक बेस तलाशने की कोशिश करता हुआ।
अच्छा गुरमीत, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हमने बजट स्पीच में कैपेक्स पे बहुत ध्यान दिया। वो डिजिट में करीब करीब 33% का इजाफा, कैपिटल गुड्स इसको जॉय करते हुए। आपका सीमेंट पे टेक क्या है? अभी कुछ दिनों पहले वित्त मंत्री ने कहा भी कि इनफैक्ट शायद हम सीमेंट पे जीएसटी को रेशनलाइज करने के बारे में सोचे भी, फिटमेंट कमेटी को इसके अगर आप देखें के बारे में बात भी होगी इस पर। आपका सीमेंट पे टेक क्या है इस वक्त? पॉजिटिव है काफी। अगर आप देखेंगे, एक कंपनी जो उस पूरे पैक में मुझे पसंद है, हमने बजट वाले दिन भी चर्चा की थी, वो अंबुजा सीमेंट है। अगर आप देखिए, अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ उन्होंने दिखाया, मार्जिन भी बेटर हुए, 15% हुए, काफी कॉस्ट एफिशिएंट, पावर एफिशिएंट प्लेयर है। थोड़ा सिनर्जी से भी फायदा मिलेगा। हमने ब्लेंडेड रियलाइजेशन देखा, करीबन करीबन 5500 रुपए के आसपास पहुंच गया है। थोड़ा और इम्प्रूव होगा, मेरा ये मानना है। और चांसेस है कि 18-20% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा जैसे जैसे होगा। हमें अल्ट्राटेक भी अच्छा लगता है, काफी फोकस कैपेसिटी एडिशन भी हो रहा है। आप देखेंगे अंबुजा का भी आप देखेंगे तो 7 मिलियन टन उनका ईस्ट में आ रहा है। पंजाब में करीबन करीबन 1.5 MT है। अल्ट्राटेक भी पैन इंडिया प्लेयर के रूप में आ रहा है। तो 2 बड़े ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे एसी से अंबुजा 3 साल में, और अल्ट्राटेक जिनके पास करीबन करीबन 130-140 MT की क्षमता होगी। कंसोलिडेशन है तो थोड़ा सा मुझे लगता है प्राइसिंग भी इम्प्रूव होगा। और ओवरऑल एंड डिमांड, चाहे वो हाउसिंग है चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का, अच्छा है। तो हमें ये अल्ट्राटेक और अंबुजा अच्छे लगते हैं। श्री का वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है, अगर थोड़ा और करेक्शन आता है तो वो भी हमारी वॉच लिस्ट में है। ओके गुरमीत, आज थोड़ी समय की कमी है तो मैं आपको आज यहीं थैंक करूंगा। शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ, और एक बार फिर वो बजट वाले दिन के लिए आपको बधाई, और फिर से थैंक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। चलिए अब एक काम करते हैं, एक नंबर्स की बात कर लेते हैं। Q3 में हिंडाल्को के नतीजे अनुमान से अच्छे रहे और आय 6% बढ़ी, 53,151 करोड़। बेहतर रियलाइजेशन रहे, वॉल्यूम्स भी अच्छे रहे। और इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर सतीश पाई जी जुड़ रहे हैं। सतीश जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो तीसरा क्वार्टर था, काफ़ी इन्फ्लेशन था, काफ़ी चैलेंजेस थे आपके सामने, फिर भी आपका जो डोमेस्टिक परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा था। तो थोड़ा सा बताएं आगे जाकर आउटलुक क्या है? हाँ, ये पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी इंडियन इकोनॉमी काफी रेजिलियंस दिखा रही है। तो एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों कमोडिटीज के डिमांड इंडिया में काफी मजबूत है। तो अगर आप देखें, कॉपर डिवीजन ने तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया इस बार, नियरली 40% ईयर ऑन ईयर इम्प्रूवमेंट, 546 करोड़ का। सो इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर बेस्ड हुए कॉपर का डिमांड, कॉपर रॉड के डिमांड काफी स्ट्रांग है। अगर आप एल्यूमिनियम में देखें तो हम लोग ने इस बार रिकॉर्ड 349 KT एल्यूमिनियम शिप किया। सो बोथ डाउनस्ट्रीम एल्यूमिनियम और अपस्ट्रीम ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। और इस परफॉर्मेंस के पीछे कोल अवेलेबिलिटी और कोल प्राइसिंग, मॉनसून टाइम के बाद अवेलेबिलिटी भी अच्छी हो गई, कोयले का दाम भी थोड़ा कम हो गया। तो इसलिए हमारा एल्यूमिनियम अपस्ट्रीम बिजनेस का परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में Q2 के मुताबिक काफी अच्छी। जी, आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो ये अब समिट के विजुअल्स, अभी कुछ ही देर में अगर आप देखें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का वहाँ पे जो है भाषण भी होगा, ओपनिंग स्पीच जो होगी आपकी स्क्रीन पे, योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री। और अभी कुछ ही देर में जब ये स्पीच शुरू होगी तो हम इस कार्यक्रम में फिर शिरकत करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में आपको इस वक्त इस समिट के मंच पे उनका भाषण जो है वो शुरू होगा। मिस्टर पाई, एग्जैक्टली अगर आप Q3 के नोवेलिस के नंबर्स को देखें वो काफ़ी ख़राब थे, दैट्स बिकॉज ऑफ हाई कॉस्ट इन्वेंट्री। बट अब यहाँ से आगे की स्थिति क्या लग रही है आपको? क्या मार्जिन्स जो है वो बॉटमिंग आउट के संकेत दे रहे हैं आपको? हाँ, ये तो 100% कंफर्म्ड है कि Q4 की परफॉर्मेंस नोवेलिस के काफी अच्छी रहेगी। आई थिंक ये कॉस्ट के प्रेशर के अलावा नोवेलिस में इस बार हमारे कैन कस्टमर के पास इन्वेंट्री थोड़ा ज्यादा हो गई थी, और वो कैन इन्वेंट्री का डीस्टॉकिंग चल रहा था। इसलिए अगर आप देखें, नोवेलिस का वॉल्यूम भी इस क्वार्टर में 908 KT था, जो नॉर्मली 960-970 KT का होता है। तो वॉल्यूम कम होने के कारण फिक्स कॉस्ट का एब्जॉर्प्शन भी कम होता है। इसलिए नोवेलिस का Q3 मुझे लगता है ये तो बॉटम था,
और Q4 से आप देखेंगे कि ये परफॉर्मेंस इंप्रूव होते रहेगा। सर, अब आपकी जो लागत है वो थोड़ी कम हो रही है, खासतौर से कोल प्राइसेस जो है उसमें हमने काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट देखा, काफ़ी डाउनवर्ड मूव देखा है। मार्जिन को आप कैसे देख रहे हैं आगे जाते हुए? नहीं देखिए, जो इन्फ्लेशनरी भी, जो ट्रांसिशनरी इन्फ्लेशन है, जैसे कोल प्राइस, हमारे जो बाकी इनपुट है, कार्बन प्राइस, ये सब हम लोग ने देखा है कि ये फ्लैट होके इम्प्रूव हो रहा है। कोयले का दाम तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 20% डाउन था, बट अगर आप दूसरी तरह से देखें, फ्रेट रेट्स में तो काफी करेक्शन हो गई है। सो फ्रेट रेट्स, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम होना शुरू हुआ है। अभी हम लोग को सिर्फ एल्यूमिनियम बिजनेस में हमारा जो कंसर्न है कि नेक्स्ट समर जब आएगा, अगर फिर टेम्परेचर्स नॉर्थ में काफी गर्म हुआ, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ना शुरू हुआ, तो वो कोल अवेलेबिलिटी इस साल अगले साल के मुताबिक बेटर होगा कि नहीं, यही हमारा सबसे बड़ा कंसर्न है। ओके मिस्टर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हिंडल्को के नंबर्स के लेकर बात की आपने, टॉप लाइन को लेकर, नोवेलिस को लेकर और मार्जिन पिक्चर को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। बहुत बहुत शुक्रिया। इंडेक्स निफ्टी लेके आइए आपकी स्क्रीन पे 17822, एक तलाशने की कोशिश करता हुआ बेस, और निफ्टी बैंक एक क्लियर कट माइलेज लेके ट्रेड करता हुआ, क्लोजर टू इट्स 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और निफ्टी का आईटी का जो फॉल है वो थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत, अमित, राजेश जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी काउंटर्स और इंडेक्सेस पर रखने के लिए, और गुरुमित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद ट्रेडर्स हॉटलाइन लेके सुमित जुड़ेंगे मेरे सहयोगी। ब्रेक के उस पार, नमस्कार।